बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफ़ियत रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए जो है बुरी ख़बर ये है कि वारदात डालने की पूरी तैयारी हो गई है। एक ऐसी वारदात जिसका फ़ायदा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समेट सकते हैं, एक ऐसा फ़ायदा जिसको मौजूदा गवर्नमेंट समेट सकती है, और एक ऐसा नुकसान है जिसकी सारी ज़िम्मेदारी और सारा बोझ तहरीक इंसाफ़ के कंधों पर डाला जाएगा। मैं आप लोगों के साथ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से एक बड़ी अहम खबर शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगी कि किस तरह से आज जज साहब ने, जो अब्बास सिपरा साहब हैं, उन्होंने अहमद वकास जंजुआ की गिरफ़्तारी के मामलात को लेके सामने खड़े गिरफ़्तार करने वालों को कैसे ग्रिल किया। सिपरा साहब ने अपनी बातों से ऐसे सांप छोड़े उनके ऊपर कि वो डसते चले गए। कुछ इसकी तफसील भी आपको बताऊंगी, और ये भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ अपने लिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, मगर ये जो रास्ता है ये कितना नागवार है या कितना कठिन है, इसके ऊपर बात करते हैं। शुरू यहाँ से करते हैं कि अहमद वकास जंजुआ को आज जब ATC के जज साहब के सामने पेश किया गया, तो जज साहब हैं ताहिर अब्बास सिपरा साहब। रिमांड के बाद दोबारा से जुडिशल रिमांड आज मांगा गया, तो सिपरा साहब भी जो है ना, उन्होंने सांप छोड़ दिए अपनी गुफ्तगू से। सिपरा साहब ने ये पूछा, उन्होंने कहा कि भाई आप जिस्मानी रिमांड तो मुझसे मांग रहे हैं, मगर किस बात के ऊपर दूं? क्या जितने रोज़ ये जंजुआ साहब आपके पास मौजूद रहे हैं तो तफ्तीश आपने की है, कोई और भी गिरफ़्तारी अमल में आई है? फिर उन्होंने कहा कि आपने कहा कि इनके ताल्लुकात हैं दहशत गर्दों से और इनसे कुछ बारूद वगैरह बरामद हुआ है। उन्होंने कहा हर बार ही आप लोगों के पास जो शॉपर होता है उसका रंग नीला होता है, शॉपर का रंग ही बदल लो। फिर उन्होंने ये भी उनसे कहा, जो गिरफ़्तार करने वाले थे उनसे उन्होंने कहा कि भाई आप लोग दहशत गर्दी के केसेस में जो FIR दर्ज कराते हो, हर FIR में 2 ही नाम होते हैं दहशत गर्दों के। एक हुज़ैफ़ा आप लोगों ने रखा हुआ है, एक अबू बकर रखा है, नाम ही बदल लो, शॉपर का रंग तब्दील कर लो, दहशत गर्दी के केसेस में नाम बदल लो। जिन लोगों को उल्टा लटकाने की आप कोशिश कर रहे हो उनके खिलाफ सबूत तो लेकर आ जाओ, को तफ्तीश के अंदर कोई मुआवनत तो दिखाओ कि आप लोगों ने तफ्तीश के अंदर ये सारा कुछ निकाला। फिर उन्होंने कहा कि जी ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है कुछ भी कहें और उसको अदालतें तस्लीम कर ले। तो उन्होंने कहा मज़ीद मैं जिस्मानी रिमांड नहीं दे सकता। जुडिशल रिमांड पर उन्होंने जेल भेज दिया अहमद वकास जंजुआ को। अब अहमद वकास जंजुआ की गिरफ़्तारी के वक्त यही कहा गया था कि इनके दहशत गर्दों के साथ ताल्लुकात हैं और उनके घर से बारूद बरामद हुआ है। तो आज जज साहब ने भी बताया कि भाई बस हो गई है, इनाफ इज़ इनाफ, कितना आप लोगों को हम अब सपोर्ट करेंगे, अब बस हो गई है। अब हमें जो है वो अपने आइन और के मुताबिक या हमें अपने हल्फ के मुताबिक जो है ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने दो। इससे पता चलता है कि अगर दहशत गर्दी के केसेस में एक ही FIR लग रही है, इससे पता चलता है कि रऊफ़ हसन हो, अहमद वकास जंजुआ या कोई भी थर्ड पर्सन हो, तो उसके ख़िलाफ़ जब भी सबूत लाए जाते हैं तो नीले रंग के शॉपर में लाए जाते हैं। सबको पता है कि हो क्या रहा है यहाँ पर पाकिस्तान में। तो आज जो है ना वो सांप डस गए हैं उन सबको जो इस किस्म की गिरफ्तारियां करके ऐसे मतन के साथ ये FIR दर्ज करवा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इस वक्त अच्छी खबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए ये है कि सैयदा अरूबा कोमल जो हैं उनको ज़मानत दे दी गई है, और जो उनके ऊपर बड़े भोंडे किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया था कि जी 11 लाख के करीब वो अकाउंट्स को चलाती हैं, और आजकल जो है कुछ सहाफ़ी भी छोड़े हुए हैं उन्होंने जो सैयदा अरूबा के ऊपर बहुत बदज़ुबानी कर रहे हैं, जो PTI को तो पहले से डसते रहे हैं मगर सैयदा अरूबा के ऊपर भी बदज़ुबानी कर रहे हैं। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नजम वली ख़ान जो एक चैनल से वाबस्ता हैं, और नजम वली ख़ान जिनके ऊपर इल्ज़ाम भी है कि गवर्नमेंट से बहुत कुछ वो समेट चुके हैं, वो ख़ातून की शबाहत के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर अजीब व गरीब किस्म की बदज़ुबानी, बद अखलाकियत का मुज़ाहरा कर रहे हैं। अब आते हैं इस एक चीज़ के ऊपर कि PTI के ख़िलाफ़ वारदात क्या डाली जाने वाली है। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से केस की समाअत हुई, और ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला है इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एतराज़ था कि ट्रिब्यूनल की तब्दीली जो हो। ये आज जो फैसला है ये चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने इसके ऊपर फ़ैसला महफूज किया है। जो बड़े ही माहिराना तरीके से कोर्ट के मामलात को देखते हैं, जिसमें एक साकिब बशीर हो गए, एहतशाम कियानी और दीगर कुछ लोग हैं, उनका ये ज़ाती ख्याल है कि 1 या 2 दिन के अंदर ये फ़ैसला जो महफूज किया है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने वो आ जाएगा। अब हमें पता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो मामला इस्लामाबाद का है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब देख रहे हैं, और जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ ऑलरेडी एक कंपेन है जो एग्जिस्ट करती है, और ये कंपेन उनकी जाली डिग्री के हवाले से है। 1-2 रोज़ में जो भी फ़ैसला है, अगर वो इलेक्शन कमीशन के इस कंडक्ट को कलअदम भी करार दे देते हैं आमिर फ़ारूक साहब, तो ऐसे नतीजे में भी जहांगीरी साहब इस ट्रिब्यूनल को अभी नहीं सुन सकेंगे। वजह यह है
कि 5 अगस्त से 6 सितंबर तक पूरे 1 महीने की छुट्टियां हैं जिनके ऊपर जहांगीरी साहब जा रहे हैं, और 1-2 दिन के बाद अगर फैसला आता है तो उसके कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। 2-3 दिन के लिए जहांगीरी साहब कभी भी ट्रिब्यूनल के अंदर नहीं बैठेंगे। तो बात चली जाती है सितंबर तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का भी मामला चला गया। बात चली गई है नज़र सानी के ऊपर, जो मखसूस नशिस्तों की नज़र सानी है, बात वो भी सितंबर तक आपको जाती हुई नज़र आएगी। फिर हमें पता है कि नए आने वाले जो मुमकिना चीफ़ जस्टिस है मंसूर अली शाह साहब, उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ, और हालांकि अब तक हो जाना चाहिए था कि अगले चीफ़ जस्टिस ये होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि बारीक वारदात जो डालने की कोशिश की जा रही है, तो किसी ना किसी तरह ये सोचा गया है कि कोई रास्ता निकल सके। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो इस्लामाबाद के हलकों का है, मेरी नईम पंजोता साहब से गुफ्तगू हुई तो मैंने उनके सामने ये सवाल रखा, तो उसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के हलके इसीलिए खोलने नहीं दे रहे, अगर यहाँ पे मामला खुल जाता है तो फिर समझ लें कहीं पे आप ट्रिब्यूनल को रोक नहीं पाएंगे, वहाँ पर तेज़ी से आपको कार्रवाइयाँ होती हुई नज़र आएंगी। इसी वजह से जितना भी ज़ोर है, जितनी भी मार धाड़ है, वो यहाँ पर इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल के ऊपर और जहांगीरी साहब के ऊपर लगाई जा रही है, ताकि जहांगीरी साहब को दबाव में लाया जा सके। अब तो वैसे 1 महीने की छुट्टी पर जा रहे हैं, अगर तो मखसूस नशिस्तों पर वारदात डल जाती है, अगर तो ट्रिब्यूनल का मामला हुकूमत के हक़ में चला जाता है, तो ऐसी सूरत में तकर्री का नोटिफिकेशन भी जो है वो 50-50 है। उसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि कोई पता नहीं है कि काजी साहब जो हैं वो चांस ना ही लें और बात एक्सटेंशन तक पहुंच जाए और हुकूमत अपने इरादों के अंदर कामयाब हो जाए। ये वो बारीक वारदात है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ डाल दी गई है। अब इसके ऊपर PTI कितना रेजिस्ट करती है, वो अपनी क्या एक लीगल स्ट्रेटजी लेकर आती है, ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। इसके बाद आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये सेनेटर शिबली फराज साहब ने ऐलान किया है कि वो जमात इस्लामी के धरने के अंदर शामिल होंगे। बहुत अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए, बिल्कुल जो एहतजाज अवाम के लिए हो रहा है उसके अंदर जाना चाहिए, मगर चंद सवालात हैं, वो चाहे सेनेटर शिबली फराज साहब हों या PTI की दीगर लीडरशिप हो, क्योंकि आपस में मिल बैठ के इनके फैसला हुआ कि इन्होंने क्या करना है। जमात इस्लामी के धरने में आप लोग जा रहे हैं, मगर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि सिर्फ उन हलकों को खोला जाए जहाँ पर आपका क्लेम है या जहाँ पर क्लेम हो रहा है कि यहाँ पर धांधली हुई है। मगर PTI का क्लेम ये है कि हम दिसंबर में री-इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, हम तो पूरा इलेक्शन चाहते हैं। तो ऐसे में दो मुख्तलिफ मुतज़ाद मामलात के लोग, दो मुतज़ाद नज़रियों की पार्टियाँ एक साथ धरने के अंदर कैसे बैठेंगी। फिर दूसरा सवाल ये है कि यही वो जमात इस्लामी थी जिसने PTI के साथ बैठने से इनकार कर दिया था, और उस इनकार के बाद PTI को हज़ीमत हुई थी। PTI को हबड़ दबड़ में कभी फिर PTI नज़रियाती के पास जाना पड़ा था और फिर इनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास जाना पड़ा था। जमात इस्लामी इनको अपनी बैक दिखा गई थी, पीठ दिखाकर चली गई थी। तो क्या उस जमात इस्लामी के साथ के धरने में शामिल होंगे? चलिए ये भी मान लेते हैं कि सब दरगुजर हो गया। जमात इस्लामी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना धरना किस तरह से करेगी, क्योंकि ये हमारे पास वाज़े सबूत इस वक्त वीडियो की सूरत में मौजूद हैं कि PTI के जो लोग जमात इस्लामी के धरने के अंदर जा रहे हैं, पुलिस उन्हें ढूंढ ढूंढ के निकाल रही है। जमात इस्लामी के जो वर्कर्स हैं उनको धरने के आगे, उनको धरने के मकाम पर जाने की इजाज़त है, मगर जो PTI के लोग हैं उनको रोका जा रहा है, गाड़ियों में बिठाया जा रहा है और जेल मुंतकिल किया जा रहा है। कि ऐसी सूरत जब आपको पता है कि यहाँ पर हमारा वर्कर जाते ही अरेस्ट हो रहा है, जेल में जा रहा है, तो ऐसे सूरत में आप लोग क्या करेंगे, किस तरह से इस धरने के अंदर शामिल होंगे? तो अब नज़र आने लग गया है कि ये जो जमात इस्लामी का धरना है इसके अंदर तो कुछ दाल काली थी, मगर PTI अगर जमात इस्लामी की बैसाखी का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहती है तो मेरा ख्याल है कि ये वो बैसाखी है जो ऑलरेडी टूटने के करीब है। जमात इस्लामी को इस वक्त सिर्फ अपनी है, जमात इस्लामी सिर्फ अपने लिए बाहर निकली, और जिस तरह से ये हुकूमती लोगों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, जो मुतालबात इन्होंने रखे हैं, अब समझ से बाला है कि उन पर कितना अमल दरामद होगा। मगर PTI की ये खाम ख्याली है कि जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके PTI अपने लिए कोई रास्ता निकाल सकती है। पुलिस नहायत ही एक्टिव है और PTI के किसी बंदे को भी इस धरने के अंदर शमूलियत की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये सब कुछ हो रहा है। जाते जाते आपको एक ख़बर मैं और भी दे दूं जो आप लोगों ने यकीनी तौर पे सुन ली होगी, वो ये है कि PTI को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त नहीं मिलेगी। PTI कुछ भी कर ले, उनको एहतजाज की इजाज़त नहीं मिलेगी। अब फैसला उन्होंने करना है कि NOC का इंतज़ार करना है या TLP और जमात इस्लामी के रास्ते को अपनाना है। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।